शिमला ऐतिहासिक इमारतों का शहर है। उन्हीं ऐतिहासिक इमारतों में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ या हम कहें वाइस रीगल लॉज, जो आज़ादी से पहले ये इमारत हुआ करती थी। इस इमारत का इतिहास आज़ादी से पहले रहा है और आज़ादी के बाद भी कई तरह के मोड़ इस इमारत में देखे गए हैं। अभी अगर बात की जाए तो इस वीडियो को करने का मकसद यही है कि आज़ादी से संबंधित इस बिल्डिंग के अंदर कितनी घटनाएं हुई है, किस प्रकार की जो बड़ी घटनाएं हैं, चाहे 1945 की कॉन्फ्रेंस हो, 1946 की कॉन्फ्रेंस हो, वो बड़ी घटनाएं इसमें हुई है। देश के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी तक ऐसे बड़े नेताओं ने यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं, कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है और अन्य तरह के जो इवेंट्स यहाँ पर हुए हैं उसमें भाग लिया है। हमारे साथ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडवांस स्टडीज़ के अखिलेश जी मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है। आज़ादी का पर्व नज़दीक है और ऐसे में सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो भव्य इमारत है, आज़ादी के संबंध में किस प्रकार की जो बड़ी घटनाएं हैं वो इस इमारत में देखने को मिली है? जी, इसके बारे में बताते हैं कि इतिहासकार बताते हैं कि जो 1945 की जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी, उनसे रिलेटेड कुछ मीटिंग्स, कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कुछ मीटिंग्स, प्री पार्टीशन जो टॉक हुआ था उनसे रिलेटेड कुछ मीटिंग्स यहाँ पर घटित हुई थी। जी, ऐसा भी कई लोग कहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कि जो एक पार्टीशन का भारत पाक जब अलग हुए तो उसका ताना बाना या फिर जो ड्राफ्ट की जो बात आई थी वो यहीं पर बुना गया था, वो पूरा क्या मामला रहा था? जी हाँ, इतिहासकार ये भी बताते हैं कि उसका कुछ ड्राफ्ट डिस्कस ज़रूर यहाँ हुआ था। रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान की जो लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते, तो उनको भी कार्यालय शिमला में दिया गया था। तो निश्चित रूप से यहाँ पर उससे संबंधित कुछ चर्चाएं ज़रूर हुई थी। ब्रिटिश जो सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे, ब्रिटिश के वाइसराय हुआ करते थे, वो इस इमारत से पूरे जो भारत पर है या जितने भी दक्षिण एशिया पर वो राज किया करते थे। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, उसके बाद ये किस स्वरूप में रही और कब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ ये बना? जी, 1947 से लेके 1965 तक ये राष्ट्रपति निवास थी ये भवन। और फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, उन्होंने, वो जो कि स्वयं एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी स्थापित किया था 1965 में। तो 1965 से लेके अभी तक वर्तमान में यहाँ पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कार्यरत है। एक ये भी बात निकल कर सामने आती है कि शिमला में सबसे पहले जो बिजली है 1888 के समय वो यहाँ पर आई थी और वो शिमला से काफ़ी ज़्यादा पहले थी। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी बताते हैं, बिल्कुल ऐसा भी सही बताते हैं इतिहासकार। और आप देखेंगे तो भवन में जो इंटरनल वायरिंग है, कंसील्ड वायरिंग जो है वो उसी दौरान से है। जबकि कई बार हमने देखा है कि घरों में कंसील्ड वायरिंग नहीं हुआ करती थी 80s तक, 90s तक। बाकी जबकि ये भवन जब बना है तभी से यहाँ पर कंसील्ड वायरिंग है। और बिजली के बारे में भी बताते हैं कि यहाँ से पास में एक जगह है चाबा, वहाँ सतलज नदी के ऊपर जो डैम बना है, तो वहाँ से भी ये इलेक्ट्रिसिटी लाए थे। और लंदन से एक जनरेटर लाए थे, उसके माध्यम से भी बिजली उत्पादित की जाती थी। तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी एक काफ़ी बड़ा टैंक ऐसा माना जाता है कि पानी की समस्या बड़ी कम यहाँ पर देखने को मिलती है। किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है और कब वो वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया गया था, इसकी कुछ जानकारी है? जी, ये ऐसा बताते हैं कि जब बिल्डिंग बनी थी उसी दौरान ये टैंक भी बनाया गया था, मतलब ये वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविज़न था। तो आप देख रहे हैं बाहर जो ये नीले रंग के पाइप हैं, ये जो फ्रंट लॉन में जो गार्ड है जो है उसके नीचे एक वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक है। तो जो बारिश का पानी एकत्रित होता है तो वहाँ पे स्टोरेज होता है और उसको फिर गार्डनिंग के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। ये हम ज़रूर यहाँ पर जानना चाहेंगे किस प्रकार के शोध किए जाते हैं और अगर कोई स्कॉलर यहाँ पर आता है तो किस तरह की जो एक हम कहें कि प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता है? जी, ये यहाँ जो ब्रॉडर थीम जो मानी जाती है वो है ना, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है। वैसे तो नेचुरल साइंस में भी कुछ शोध हुए हैं यहाँ पर संस्थान में, और ये एक गहन प्रक्रिया होती है ना चयन की। और आपको एक प्रस्ताव है ना, आपको एक रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करके प्रस्ताव देना होगा। और जब ये शोध कार्य संपन्न हो जाता है तो हम उसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करते हैं। और संस्थान ने अभी तक 500 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जो कि आप देखेंगे तो हमारी एक वेबसाइट है books.ias.org, वहाँ पर भी जाकर शोधकर्ता जो चाहें वो देख सकते हैं कि कौन कौन से संस्थान ने प्रकाशन अभी तक प्रकाशित किए हैं। और बड़े ही गहन शोधपरक प्रकाशन संस्थान के माने जाते हैं। चलिए, आखिर में यही जानना चाहेगी क्योंकि इमारत जो है 1888 में बनकर तैयार हुई थी, किसने इमारत को बनाया और उस समय पर, क्योंकि उस समय पर जो पैसा खर्च करना है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल या कहें हम कहें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो एक एक रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो कितना पैसा इस पर खर्च हुआ है?
जी, जो मौजूदा रिकॉर्ड और दस्तावेज़ हैं उनके हिसाब से कि बताया जाता है कि उस ज़माने में 9,70,000 और 93 रुपीज़ में ये इमारत बनी थी। हेनरी इरविन जो स्कॉटलैंड से आते थे, स्कॉटलैंड जो इंग्लैंड के पास है वहाँ से, और वो इसके चीफ आर्किटेक्ट हुआ करते थे, इसलिए इसको स्कॉटिश बैरोनियल स्टाइल भी बोला जाता है। उसी स्ट्रक्चर की ये है ना बिल्डिंग मानी जाती है। जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के। इन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि इस इमारत को कब बनाया गया, इमारत में आज़ादी से पहले की कितनी जो बड़ी घटनाएं हैं वो सामने आई, और वहीं आज़ादी के बाद इमारत का जो स्वरूप है वो क्या था और कब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बना है। तो आज़ादी में इस इमारत का बहुत बड़ा योगदान है और कई जो बड़ी घटनाएँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। पंकज सिंगटा, लोकल 18, शिमला।